to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बात अतीत से शुरू करते हैं। अतीत के इस पन्ने में 22 जुलाई 2008 की तारीख है। भारत की संसद एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही देख रही है। विश्वास मत साबित करना है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार को। क्यों लाया गया है उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव? क्योंकि अमेरिका से हुए परमाणु समझौते के बाद लेफ्ट ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। सरकार को विश्वास अविश्वास की कसौटी पर कसने के लिए सदन बैठता है और तभी भाजपा के 3 सांसद अपनी जगह पर खड़े होते हैं। अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा। सारे कैमरे इन 3 सांसदों को देख रहे हैं। इन कैमरों के जरिए देश भी देख रहा है और तीनों के हाथ में नोटों की गड्डियां हैं जिसको वो लहरा रहे हैं। बताया गया कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ये कैश था। तीनों सांसद नोटों के झोले दिखाते हुए कहते हैं कि सरकार ने उन्हें खरीदने की कोशिश की है ताकि अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के समय या तो वो सरकार के पक्ष में वोट दे दें या वोटिंग से दूर रहें। सरकार ने विश्वास मत तो ये वाला जीत लिया, लेकिन ये तस्वीर भारत के लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा के लिए चस्पा हो गई। लोगों ने याद रखा कि देश की संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई थी। आज हम इस तारीख से 15 साल से भी ज़्यादा समय से आगे खड़े हैं, लेकिन भारत की राजनीति के इतिहास में जब जब शुचिता का जिक्र होगा, संसदीय शुचिता का जिक्र होगा, संसदीय सुधारों का जिक्र जब जब होगा, तब तब ये तस्वीर ताज़ा होगी। और आज फिर ये तस्वीर याद आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक फैसला जिसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस फैसले पर आज बात करेंगे और बीजेपी की उस कैंपेन की बात भी होगी जिसमें पार्टी के नेता खुद को मोदी का परिवार बता रहे हैं। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को एक फैसला सुनाया कि कोई सांसद या विधायक अगर रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछता है या भाषण देता है या वोटिंग करता है तो उस केस में उनको इम्यूनिटी या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। जनप्रतिनिधियों के पास ये विशेषाधिकार रहता है कि अगर वो सदन में कोई बात कहते हैं, अपना कोई मत रखते हैं, तो इस पर किसी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो भी कार्रवाई होगी वो सदन में होगी, सदन के नियमों से होगी। संविधान का अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 सांसदों और विधायकों को ये एक इम्यूनिटी देता है, चुने हुए प्रतिनिधियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अब दिया है उसके बाद अगर कोई सदस्य सदन, किसी भी सदन का, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा, चाहे लोकसभा, अगर वो सवाल पूछने के लिए या वोट करने के लिए रिश्वत लेता है तो उसे अपराध माना जाएगा और साथ ही उस सांसद और उस विधायक पर एंटी करप्शन लॉज के तहत केस भी दर्ज किया जा सकेगा। इसका मेन पहलू ये है कि अब अगर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे सांसद हो या राज्य विधानमंडलों के सदस्य जो हमारे विधायक होते हैं, यदि वो सदन में वोट डालने के लिए रिश्वत लेते हैं तो एक अपराध माना जाएगा। आज का जो निर्णय है ये एक स्वस्थ और ईमानदार डेमोक्रेसी की दिशा में, लोकतंत्र की दिशा में मील का पत्थर है। आज का जो निर्णय है, जजमेंट है, ये केवल लोकतंत्र की जीत नहीं है बल्कि भारत के आम जनता की, आम वोटर्स की, और मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं तो 140 करोड़ लोगों की भारतीय संविधान में उनकी निष्ठा, उनके विश्वास की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपने ही करीब 26 साल पुराने फैसले को पलटा है। 1998 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3-2 के बहुमत से ये तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि हम 1998 में दिए गए उस फैसले से सहमत नहीं हैं जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट लेने के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को अब पलट दिया है। ये फैसला सुनाने वाली बेंच में थे CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, PS नरसिम्हा, JB पारदीवाला, संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा। कोर्ट के इस फैसले में 3 बातें अहम हैं। पहली बात कि जब कोई जनप्रतिनिधि घूस लेता है तभी उस पर केस बन जाता है। ये मायने नहीं रखता कि जिस काम के लिए उसने घूस ली वो काम पूरा किया या नहीं। मान लीजिए कि उसने सदन में वोट करने के लिए या कोई स्पेसिफिक सवाल पूछने के लिए घूस ली, लेकिन उसने वोट नहीं पूछा या वो सवाल नहीं पूछा, फिर भी उस पर अब एंटी करप्शन लॉज के तहत कार्रवाई हो सकती है क्योंकि घूस तो उसने ले ही ली। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 सदन के अंदर
बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए हैं। अगर सदस्य घूस लेकर सवाल करें या वोट करें तो ये संविधान के अनुच्छेदों का अपमान है। तीसरी बात, रिश्वत लेना गलत है, चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए ज़रूरतों की श्रेणी में नहीं आता। संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। इम्यूनिटी जो है वो है, लेकिन वो रिश्वतखोरी पर नहीं है। आज ये साफ हो गया। कोर्ट का ये आदेश सदन में लागू किस तरह से होगा, कैसे ये लागू होगा, इसके बारे में भी जान लीजिए। हमने एक्सपर्ट से पूछा। इम्प्लीमेंटेशन देखिए ऐसा है कि जो भी वोट देते जो पैसा लेके वोट देते हैं उनके लिए तो इम्यूनिटी तो है नहीं, खत्म हो गई, तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। वो तो ब्राइबरी है, करप्शन है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर देश कंट्री में एक लॉ है, एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। उसमें ये सारे आते हैं, एमपीज आते हैं, एमएलए आते हैं। वो सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स है, दे आर ऑल कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स। वो सारे पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं उसमें, उस कानून के दायरे में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि स्वागतम, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो स्वच्छ राजनीति को तय करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। अब ये भी बता देते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 487 सीटों पर चुनाव लड़ा, 232 उनमें से जीती। हालांकि पार्टी बहुमत से पीछे रह गई, लेकिन सरकार उसने बना ली। प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव सरकार की आर्थिक नीतियों और 6 दिसंबर 1992 की घटना को उठाते हुए 26 जुलाई 1993 को मॉनसून सेशन में सीपीआईएम के अजय मुखोपाध्याय ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आए। 28 जुलाई को सरकार ने सदन में बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन 3 साल बाद सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा। रविंद्र कुमार ने 1 फरवरी 1996 को सीबीआई को एक शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि जुलाई 1993 में जो अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग हुई थी, उससे पहले नरसिम्हा राव और सरकार के कुछ सहयोगियों ने दूसरी पार्टियों के कुछ सांसदों को रिश्वत दी थी कि वो सरकार के पक्ष में वोट करें। आरोप लगा कि सांसदों को 3 करोड़ रुपए तक दिए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में जेएमएम के सांसदों पर केस दर्ज किया। इसमें शिबू सोरेन, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो के नाम थे। सीबीआई की जांच के बाद कोर्ट ने इस पर बड़ी टिप्पणी की थी। कहा था कि जेएमएम के नेताओं के वोट के चलते ही सरकार बच पाई थी। जेएमएम के नेताओं ने जो किया उसकी गंभीरता से हम परिचित हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उस इम्यूनिटी के हकदार हैं जो उन्हें संविधान देता है। यानी कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि रिश्वत ली गई, लेकिन इम्यूनिटी फिर भी उन चुने हुए प्रतिनिधियों की है। इसके बाद इस तरह के कई मामले आए, जैसे कि 2008 में यूपीए सरकार के समय नोट फॉर वोट वाला केस, जहां से हमने आज अपनी बातचीत शुरू की। बीते साल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भी कैश फॉर क्वेरी के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन पर एक्शन हुआ और उनकी संसद सदस्यता चली गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी नींव रखी 2012 की एक घटना ने, जब जेएमएम की तत्कालीन विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर आरोप लगा कि उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत ली। 2019 में इस केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट 1998 वाले जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया और सीता सोरेन को इम्यूनिटी मिल गई। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पर विस्तार से विमर्श होना चाहिए और इसके लिए बड़ी बेंच बैठनी चाहिए। इसी के बाद केस 7 सदस्यों वाली बेंच के पास गया और अब इसी बेंच ने फैसला सुनाया है कि कोई इम्यूनिटी या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। इस मसले की बारीकियां समझने के लिए हमने बात की राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण से। हमने उनसे पूछा कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है। ये पहला कदम है और अच्छा कदम है हमारे प्रजातंत्र में और पार्लियामेंट की स्वच्छता के लिए। ये हम नहीं कह सकते कि इस निर्णय से जो करप्शन है वो समाप्त हो जाएगा, पर एक अंकुश लगेगा उस पर। कुछ साल पहले आपको याद होगा एक और भी ऐसी मसला उठा था जिसको हम लोग कहते थे कैश फॉर क्वेश्चंस। पैसा लेकर बहुत से एमपीज ऐसे थे जिनको पाया गया कि पैसा लेकर वो सवाल जवाब करते थे पार्लियामेंट में, उसमें निकाले गए थे सदस्य। पर इसके बावजूद अभी जैसे आपने अभी एक और मामले में आया जहां दुबई से एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने शिकायत की कि
एक एमपी हैं, वो पैसा लेती हैं और चीजें प्रेजेंट्स मांगती हैं और फिर हमारे क्वेश्चंस लगाती हैं। तो उसमें बड़ा अच्छा कदम हुआ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। पर ये जो था, ये एक हम लोगों को अचंभा लगा था जब इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय लिया था 1998 में कि साहब आपने पैसा तो ले लिया, पर अगर आपने वोट नहीं डाला तब तो आपका करप्शन केस है, और अगर वोट डाल दिया तो करप्शन केस नहीं है। तो इस जजमेंट में वो दूर कर दिया उन्होंने कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पैसा लेता है और वोट करे या ना करे तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आएगा, उसके खिलाफ करप्शन एक्ट लागू हो सकता है। तो इसलिए मुझे ये एक अच्छा कदम लगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो हुआ है कि एक नई दिशा दिखा रहा है कि हम कैसे पार्लियामेंट्री वर्किंग को स्वच्छ और साफ रखें। अच्छा, ये बताएं कि अब किसी सांसद या विधायक पर ये आरोप लगते हैं तो उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन लॉज के तहत क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आरोप तो लग सकते हैं पर सबूत भी होना चाहिए। अगर सबूत है, चाहे विटनेसेस के द्वारा हो, चाहे आपके कैमरा के द्वारा, फोटोग्राफी के द्वारा, कि आपने पैसा लिया है और ये बात हुई है कि पैसे लेने के बाद आप पार्लियामेंट में ये कार्रवाई करेंगे, तो वो करप्शन एक्ट में आएगा। आपका फ्रीडम ऑफ वोटिंग है पार्लियामेंट के अंदर, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर, पर अगर ये फ्रीडम आपने तब उपयोग किया है जब आपने पैसा ले लिया है और किसी के पक्ष में आप काम कर रहे हैं, तो वो करप्शन एक्ट है और इसका सबूत होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है कि पैसा लेकर इन्होंने वोट डाला है तो वो जेल जा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस चलेगा और जो एमएलए एमपीज के लिए स्पेशल कोर्ट्स बने हैं ट्रायल के लिए, तो उसमें केस चलेगा। एंड केस में वो ला सकता है कि भाई मैंने नहीं लिया या लिया पैसा, या जो भी साबित कर सके वो करेगा। उसको पूर्ण उसको अधिकार रहेगा अपना केस। और अगर वो प्रूव हो जाता है कि पैसा लेकर किया तो उसके वो जेल जा सकता है, जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में ऑफेंस बना है। इसके अलावा प्रिविलेजेस कमेटी जो होती है पार्लियामेंट में, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, वो भी एक्शन ले सकती हैं कि इन्होंने ऐसा कार्य करके एक इमेज, एक छवि जो है पार्लियामेंट की वो गिराई है, और उस पर ये एक्शन भी हो सकता है कि उनको रिमूवल भी कर सकते हैं पार्लियामेंट से। जोगिंदर जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जनप्रतिनिधियों को एक सख्त संदेश जाएगा और राजनीति की, लोकतंत्र की, सदन की शुचिता बरकरार रहेगी। अब दिन की कुछ और खबरों पर भी बात कर लेते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफे और उसके बाद राजनीति में उतरने के ऐलान पर चर्चाएं गर्म हैं। जल्दी वो इस्तीफा देने वाले हैं और कोई पार्टी वो ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। किस पार्टी में जाएंगे ये भी नहीं बताया उन्होंने, लेकिन पढ़ने वाले उनके इशारे पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई पार्टी जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस या लेफ्ट या कोई अन्य छोटी पार्टी उनको टिकट देती है तो मैं उनके साथ जुड़ूंगा और चुनाव भी लड़ूंगा। लेकिन अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये साफ कर दिया है कि वो टीएमसी के साथ नहीं जाएंगे। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कई बार मुझे राजनीति में उतरकर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए। बंगाली होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो लोग नेता के तौर पर उभरे हैं उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। चूंकि मेरे पास कई सारे केस पेंडिंग हैं, इसके चलते मैं सोमवार 4 मार्च को कोर्ट में ही रहूंगा। मंगलवार 5 मार्च को मैं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपूंगा। अलग अलग पार्टियों का इस पर क्या कहना है ये भी जान लीजिए। टीएमसी नेता देबंगशु भट्टाचार्य ने कहा है कि हम तो पहले से ही जान रहे थे कि ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा है कि अब उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया। जबकि बीजेपी के सुकांता मजूमदार ने कहा है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जैसे लोगों का राजनीति में आना राष्ट्रहित में है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा बताया है। कहा है कि अगर अभिजीत कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जस्टिस अभिजीत से थोड़ा परिचय आपका करवा देते हैं।
याद करिए पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला। राज्य में 2012 से 2022 के बीच ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टीचिंग स्टाफ, 9वीं से 12वीं तक के टीचिंग स्टाफ और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की अवैध भर्ती की गई। हाई कोर्ट से जांच के आदेश आए, तब के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार भी हुए। लगभग 36,000 अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश पारित हुआ, बाद में उसे रोक भी दिया गया। जिस जज ने यह आदेश दिया था, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 सांसद अभिषेक बनर्जी के हिसाब बही पर उन्होंने खुलकर सवाल उठाए। एक पद पर आसीन जज कचहरी के बाहर अपने केस पर बात कर रहा था, राजनीतिक बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट को यह ठीक नहीं लगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि जजों को टीवी इंटरव्यू नहीं देने चाहिए और साफ कहा कि इंटरव्यू देने वाले जज को घोटाले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने नहीं दी जा सकती। जिन जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी थी, वो जनाब यही थे, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। हालांकि अभिजीत गंगोपाध्याय ऐसे पहले जज नहीं हैं जिन्होंने राजनीति से नाता जोड़ा हो। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुब्बा राव ने रिटायरमेंट के 3 महीने पहले पद छोड़ दिया था और राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जाकिर हुसैन के सामने विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने उतर गए थे। हालांकि वो चुनाव वो जीत नहीं सके। 1983 में भी सुप्रीम कोर्ट के जज बहरुल इस्लाम ने पद से इस्तीफा देकर असम की बरपेटा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की। उनके भी रिटायरमेंट में 6 हफ्ते ही उस समय बचे थे। हालांकि 1984 में उग्रवाद की वजह से असम में चुनाव नहीं हो पाए, तो कांग्रेस ने बाद में उन्हें राज्यसभा भेजकर एकोमोडेट किया। लेकिन ये सवाल फिर से उठ रहा है कि जब एक सिटिंग जज जुडिशरी छोड़कर तुरंत राजनीति में उतर जाता है, तो ये कितना नैतिक है। सवाल पूछा जा रहा है कि हाल फिलहाल में उन्होंने जो फैसले दिए, उनमें कोई राजनीतिक आग्रह दुराग्रह रहा होगा क्या? 24 घंटे में वे न्याय के मसीहा से एक राजनीतिक विचार के पुरोधा हो जाएंगे। संविधान उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, ये सही है, लेकिन इस यात्रा में क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होना चाहिए? वही सवाल जो अफसरों के राजनीति में उतरते वक्त भी पूछा जाता है। हमने इसे समझने की कोशिश की। बात की कानूनी मामलों के जानकार से, सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता से। उनसे हमने पूछा कि इस घटना से जुड़े नैतिक पहलू क्या कहते हैं। और संविधान के तहत जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 50 में इसका प्रावधान है। लेकिन अगर हम केशवानंद भारती के जजमेंट को, ऐतिहासिक जजमेंट को देखें, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। तो अब इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जज साहब जब नौकरी में थे, जब जज थे, तो उनका आचरण क्या ऐसा तो नहीं था कि वहां पर न्यायिक स्वतंत्रता कहीं से कंप्रोमाइज हो रही थी? दूसरा, जज साहब रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, वो नैतिकता का सवाल अभी इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इस बारे में बहुत लंबी चर्चाओं के बावजूद कोई कानून नहीं बना। पुराने समय में अनेक जज रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनते आ रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य बनते रहे हैं, मंत्री बनते रहे हैं। तो उन विषयों पर कूलिंग ऑफ पीरियड का कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि इन जज साहब के ऊपर, जब वो जज थे उस समय में ही आरोप लग रहे थे कि राजनीतिक संलग्नता के आरोप थे, और उनके अनेक फैसलों को डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने बदला था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उन्होंने जितने राजनीतिक मामलों के फैसले दिए थे, क्या उन पर रिव्यू होना चाहिए? क्योंकि ये बात, जो आरोप थे, वो आरोप पुष्ट हो गए हैं कि उन्होंने उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ, वो रिजाइन करके और एक चुनावी प्रक्रिया को ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके पहले भी उनकी जो हड़बड़ी में पारित किए गए आदेश थे, तो उन पर अनेक प्रकार के संदेह पैदा होते हैं। तो न्यायपालिका को अख्तियार है और यह अधिकार है कि उनके उन जो चर्चित फैसले हैं, संवेदनशील फैसले हैं, उनका क्या रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो निष्पक्षता पर एक संदेह बनते हैं। अच्छा विराग जी, ये भी बताएं कि क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड का ना होना, खासतौर से जुडिशरी में, अगर कोई जुडिशरी से राजनीति में आना चाहता है, क्या इसे एक लीगल लूप होल की तरह देखा जा सकता है?
देखिए, भाजपा के पुराने कद्दावर मंत्री थे अरुण जेटली, और उन्होंने बोला था कि जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई असाइनमेंट नहीं लेना चाहिए, ट्रिब्यूनल में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो न्यायिक उससे निष्पक्षता है वो प्रभावित होती है। और जजों को रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छी पेंशन, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ मिलते हैं। और संविधान के अनुसार जो प्रावधान है, संविधान के तहत हाई कोर्ट का जज उस हाई कोर्ट के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। और उसमें उनका जो एक प्रोटोकॉल निर्धारित होता है, उस प्रोटोकॉल में भी उनका एक दर्जा निर्धारित होता है रिटायरमेंट के बाद भी। इसलिए यह जरूरी है कि अगर सरकार इस बारे में कोई कानून लाए या नहीं लाए, न्यायपालिका को भी अपने ही नैतिक बल को सुदृढ़ रखने के लिए, अपनी जो उनके मैजेस्टी ऑफ लॉ है उसको बरकरार रखने के लिए या तो स्वस्थ परंपरा बनानी चाहिए, या खुद ही कोई सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए अनुच्छेद 142 के तहत उनके पास शक्ति है, जिससे कि रिटायरमेंट के पहले और रिटायरमेंट के बाद जजों के न्यायिक आचरण को एक कानूनी प्रक्रिया में लाया जा सके, जो न सिर्फ नैतिक तौर पर उचित हो बल्कि संवैधानिक तौर पर भी ठीक हो। क्योंकि जजों की जो साख है वो महत्वपूर्ण है। जज जो फैसला देते हैं उनकी साख के आधार पर लोकतंत्र परमेश्वर मान के करते हैं। और अगर जज भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार चलने की बजाय राजनीतिक प्रक्रिया में संलग्न हो जाएंगे तो इससे न सिर्फ संविधान का बल्कि एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा। खैर, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अब किस भूमिका में दिखेंगे और आगे क्या करेंगे, इस तरह के उदाहरणों पर न्यायपालिका का रुख क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। पढ़ते हैं अगली सुर्खी की ओर। 4 मार्च को बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का ट्विटर हैंडल देखकर लोग हैरत में पड़ गए। सबने अपने अपने नाम के आगे लिख रखा था मोदी का परिवार। इन नेताओं में अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे। क्या कारण है इसके पीछे? कारण है राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव का एक बयान। 3 मार्च को बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा था कि मोदी परिवारवाद पर हमला करते हैं क्योंकि उनका खुद का कोई परिवार नहीं है। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। इसी के बाद 4 मार्च की सुबह से ही सभी बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ना शुरू कर दिया। एक तरह से ये मैसेज देने के लिए कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार है। प्रधानमंत्री सोमवार को तेलंगाना में रहे। यहाँ एक रैली में उन्होंने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने नेने नेने। बीजेपी का ये कैंपेन कुछ 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वाले उनके कैंपेन जैसा है। तब राहुल गांधी ने एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा लगाया था और उसके बाद बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ लिया था। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से। सनातन धर्म के खिलाफ बार बार टिप्पणियां करने वाले उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन से कहा है कि उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। पिछले साल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही थी, जिसके बाद उनके पिता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सफाई भी देनी पड़ी थी। बयान के बाद जूनियर स्टालिन के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सभी एफआईआर को एक साथ करके सुनवाई की जाए। सोमवार 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने उदयनिधि स्टालिन की अपील पर सुनवाई की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कहा कि मंत्री ने बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। बेंच ने उदयनिधि के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपने, यानी उदयनिधि स्टालिन ने, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया।
अब आप एक और अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके मुवक्किल को ये नहीं पता कि उनके बयान का क्या नतीजा निकलेगा? क्या आप कोई आम आदमी नहीं हैं, आप मंत्री हैं, आपको अपने बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था, ये कोर्ट ने कहा। इस पर सिंघवी ने कहा कि वो उदयनिधि के बयान को सही नहीं ठहरा रहे हैं। उनके खिलाफ 6 राज्यों में FIR दर्ज हैं। वो केवल इतना चाहते हैं कि ये सभी एक जगह कर दी जाएं। वरिष्ठ वकील की बात पर बेंच ने कहा कि उनको संबंधित हाई कोर्ट में जाना चाहिए। जवाब में सिंघवी ने कहा कि उन्हें 6 हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वो इसी में फंसे रह जाएंगे। अब शीर्ष अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर 2023 को सनातन धर्म को लेकर ये विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मच्छर और कोरोना जैसा बताते हुए उसे खत्म करने की बात कही थी। धर्म को डेंगू मच्छर और कोरोना जैसा बताया था। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से निकली है। हल्का सा रिकैप करवा देते हैं आपका। 2 मार्च के दिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें 195 लोगों को टिकट मिला। इन 195 लोगों में से एक नाम उपेंद्र रावत का भी था। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी लोकसभा सीट से वो सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। इस बार भी बाराबंकी से ही उनको टिकट मिला, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्यों किया है आगे बताएंगे। इससे पहले उपेंद्र रावत का इनकारनामा पढ़ लीजिए। जी, इनकारनामा। 4 मार्च की दोपहर उपेंद्र रावत ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें लिखा था कि मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक AI तकनीक द्वारा जनरेटेड है, जिसकी FIR मैंने दर्ज करा दी है। इसके संदर्भ में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि इसकी जांच करवाई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो सांसद उपेंद्र सिंह रावत के हैं और इसमें वो एक महिला के साथ निजी पलों में नजर आ रहे हैं, ऐसा दावा है। उपेंद्र रावत का ये कहना है कि ये वीडियो उनका नहीं है। इस बारे में उपेंद्र रावत की ओर से पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई गई है। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये AI तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है। ये AI तकनीक का कमाल है। मैंने इसके लिए FIR भी दर्ज करा दी है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। मैंने ये पुलिस से भी पूछा है तो पता चला है कि विवेचना ठीक रास्ते पे चल रही है, जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगे। पर ऐसा लगता है कि उपेंद्र रावत का टिकट अब कट गया है। इससे पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था। 4 मार्च को पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद पवन सिंह ने कहा कि जो उनकी बात थी वो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दी है और इसके बाद कहा कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। शुचिता, जिस शब्द का हमने बार बार इस्तेमाल किया, उसे सिर्फ राजनेताओं के लिए या न्यायपालिका के लिए ही मत छोड़ दीजिए। ये शब्द हमारे प्रतिनिधियों के साथ साथ हमारी दिनचर्या का भी अंग बने, हमारे आचरण, हमारे विचारों में भी आए, ऐसी कामना। और एक ऐलान, 2024 चुनावों के लिए ललन टॉप चुनाव यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तारीख भी बताएंगे, थोड़ा ही इंतज़ार है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।